नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। बात आतंकवाद पर होनी थी और पाकिस्तान उसमें कश्मीर के अलगाववादियों को ले आया। हुर्रियत नेताओं के चक्कर में भारत पाक वार्ता का जो हश्र हुआ है वह इस सच्चाई का आईना है कि भारत और पाकिस्तान में बात कभी नहीं बन सकती। पाकिस्तान जहां कश्मीर का राग नहीं छोड़ेगा, वहीं भारत के लिए कश्मीर सेकुलर अस्तित्व की जरूरत है। बावजूद इसके दोनों देशों की अप्रोच में भी फर्क है। भारत जहां कश्मीर को दरकिनार करके पाक के कब्जाए कश्मीर को भूल कामकाजी रिश्ते चाहता है, वहीं इस्लामाबाद में कश्मीर के बिना कोई सोच ही नहीं है। पाकिस्तान राष्ट्र राज्य को लगातार भारत से लड़ना है, सो उसके लिए कश्मीर बहाना है। हाँ, यह भारत का इतिहास है कि हमेशा लगातार पश्चिम से ही हमलावर आए हैं। कंधार के आज तालिबानी हो या लाहौर पेशावर के कट्टरपंथी, सब भारत को टारगेट बनाए हुए हैं। इस्लामाबाद का सेना नौकरशाह नेता तंत्र इन इस्लामी कट्टरपंथियों का गुलाम है। ये सब भारत के साथ इधर उधर की बात नहीं चाहते हैं, वे सीधे कश्मीर चाहते हैं, कश्मीर को लेना चाहते हैं। यह है दो टूक सच्चाई। तब हम क्यों गलतफहमी में जीते हैं कि पाकिस्तान समझेगा, सुधरेगा? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां हैं। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनाकर 6 महीने चुपचाप बैठने के बाद फिर से अखिल भारतीय राजनीति शुरू कर दी है। वे देश भर की गैर भाजपा और गैर कांग्रेस पार्टियों को एकजुट करने में लगे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की मजबूरी में नीतीश कुमार इस काम में उनकी मदद कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने उनको 27 अगस्त को पटना बुलाया है। वे सुशासन पर होने वाली एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने बिहार जाएंगे और नीतीश कुमार के साथ मंच साझा करेंगे। नीतीश कुमार और शरद यादव ने ही केजरीवाल को संघवाद पर मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन आयोजित करने के लिए तैयार किया है। इस सिलसिले में केजरीवाल ने तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार से मुलाकात की है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से वे दिल्ली में मिल चुके हैं। ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा के समय उनको बंगाल आने का न्योता भी दिया है। पर मुश्किल ये है कि केजरीवाल प्रादेशिक क्षत्रपों के आपसी विरोधाभास को कैसे दूर कर पाएंगे और इसी तरह दागी नेताओं के साथ संघवाद या सेक्युलरिज्म का अभियान कैसे चलाएंगे। उनके नीतीश कुमार के साथ जाने पर ही सवाल उठने लगे हैं। उनके पुराने साथी योगेंद्र यादव ने आलोचना करते हुए कहा है कि केजरीवाल लालू नीतीश के साथ चल गए हैं। मुलायम सिंह यादव और शरद पवार को लेकर भी ऐसे ही सवाल उठेंगे। ऊपर से लेफ्ट और ममता को एक साथ साधने की उनकी कोशिश किसी हाल में कामयाब नहीं होगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रति भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का रुख बदल गया है। ममता पर राजनीतिक हमले करने या उनकी सरकार की मदद करने के मसले पर भाजपा का रुख बदला है। भाजपा नेताओं ने उनको निशाना बनाना बंद कर दिया है। बताया जा रहा है कि जब से कांग्रेस और सीपीएम की नजदीकी बढ़ी है, तब से रणनीति के तहत भाजपा ने अपना रुख बदला है। भाजपा को लग रहा है कि वह अभी ममता की आलोचना करके बहुत फायदा उठाने की स्थिति में नहीं है, इसलिए अगर उसने हमले जारी रखे तो कांग्रेस और लेफ्ट को फायदा हो सकता है। इसलिए पार्टी की रणनीति बदली है। तभी केंद्र ने भी पश्चिम बंगाल सरकार के प्रति नजरिया बदला है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दो टूक अंदाज में कहा कि राजनीतिक विरोध के कारण बंगाल का फंड नहीं रुकेगा और न विकास बाधित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि नए रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने बंगाल के लिए फंडिंग बढ़ा दी है। अब बंगाल को उतना ही फंड मिल रहा है जितना उसके नेताओं के रेल मंत्री रहते मिला करता था। ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लिए एक बड़ी राहत की खबर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने दी है। सीबीआई ने पार्टी के कई नेताओं से पूछताछ करने और खातों की जांच के बाद कहा है कि चिट फंड कंपनी सारदा और तृणमूल के बीच पैसों का कोई अवैध लेन देन नहीं है। यह ममता के लिए बड़ी राहत की बात है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के लिए अपनी पार्टी के क्षत्रपों को संभालना मुश्किल होता जा रहा है। संसद में उनकी सक्रियता, कई राज्यों में पदयात्रा और सरकार के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखाने में ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी का नेतृत्व स्थापित हो गया है। कांग्रेस के नेता भी मानने लगे थे कि अब राहुल गांधी स्वाभाविक रूप से नेता हो गए हैं और किसी भी समय उनको पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है। लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश के नगर निकाय चुनावों ने राहुल के नेतृत्व के लिए मुश्किल पैदा की है। इन चुनावों का ही असर
माना जा रहा है, जिसने हिम्मत बिस्वा शर्मा को फैसला करने के लिए प्रेरित किया। राहुल गांधी ने शर्मा से मुलाकात की थी और उनको समझाया था। ऐसा लग रहा था कि वे मान गए हैं, लेकिन अचानक उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया। इससे राहुल के नेतृत्व पर सवाल या निशान लगा है। इसी तरह राहुल गांधी चाहकर भी पंजाब में अपनी पसंद का अध्यक्ष नहीं नियुक्त कर पा रही हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल के जरिए 3 नामों की चर्चा चलाई। रवनीत सिंह बिट्टू, कुलजीत सिंह नागरा और अमरिंदर सिंह राजा का नाम पीसीसी अध्यक्ष के लिए भेजा गया, लेकिन प्रदेश के तीनों बड़े नेताओं अमरिंदर सिंह, राजेंद्र कौर भट्टल और प्रताप सिंह बाजवा ने इसे खारिज कर दिया। उनके चुने युवा नेताओं के खिलाफ ऐसा ही संकट हरियाणा, झारखंड और दूसरे राज्यों में भी है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। अहमदाबाद में पटेल समुदाय ने एक विशाल सम्मेलन करके राज्य की भाजपा सरकार को चेतावनी दी है। पाटीदार समाज के लिए आरक्षण की मांग कर रहे आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल ने कहा कि अगर राज्य सरकार आरक्षण की मांग नहीं मानती है तो 2017 में गुजरात में कमल नहीं खिलेगा। उन्होंने आंदोलन तेज करने की चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पाटीदारों का हक नहीं मिलेगा तो वे छीन कर लेंगे। उन्होंने कहा कि गुजरात में पाटीदार समाज की आबादी 80 लाख है और पूरे प्रदेश में 27 करोड़ है। सरदार पटेल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एक सरदार पूरे देश को जोड़ सकता है तो करोड़ों पटेल क्या ये काम नहीं कर सकते। उन्होंने दावा किया इस समय सबसे ज्यादा सांसद पाटीदार समाज से हैं। उन्होंने सम्मेलन के लिए जुटे लाखों लोगों को बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी उन्हीं के हैं। हार्दिक पटेल ने कहा कि उनकी लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि आंदोलन के लोग किसी पार्टी के साथ नहीं हैं, बल्कि जो उनका साथ देगा वे उसके साथ जुड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम भीख नहीं मांग रहे हैं, प्यार से हक दो नहीं तो छीन लेंगे। केंद्र सरकार ने वस्तु व सेवा कर बिल पास कराने के लिए विशेष सत्र बुलाने की कवायद शुरू कर दी है। इस सिलसिले में आज संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। कांग्रेस ने इस मामले में अपने पत्ते नहीं खोले हैं। नायडू से मुलाकात के बाद खड़गे ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि सरकार विशेष सत्र बुलाना चाहती है और इसके लिए सभी पार्टियों से संपर्क कर रही है, लेकिन कांग्रेस अभी इस पर कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक उनको अंतिम विधेयक नहीं मिल जाता है और ये नहीं पता लगता है कि प्रवर समिति की सिफारिशों और सरकार के विधेयक में क्या समानता है, तब तक इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। गौरतलब है कि सरकार अगले साल 1 अप्रैल से जीएसटी लागू करना चाहती है और इसलिए विशेष सत्र बुलाकर बिल पास कराने की कोशिश की जा रही है। सरकार ने इसी मकसद से अभी तक मॉनसून सत्र का 17वां नहीं किया है। खड़गे से मिलने के बाद नायडू ने कहा कि यह बिल देश की आर्थिकी के लिए बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद अब कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भी नगर निकाय का चुनाव जीत लिया है। हालांकि इस बार उसकी सीटें कुछ कम हुई हैं, लेकिन उसे अकेले दम पर बहुमत मिल गया है। बेंगलुरु नगर निगम की 198 सीटों में से भाजपा ने अकेले 101 पर जीत दर्ज की है। पिछली बार उसे 116 सीटें मिली थी। राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस को 76 सीटें मिली है। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा की पार्टी JDS को 14 और अन्य को 8 सीटें मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु की जीत पर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि भाजपा की हैट्रिक है। 2010 के मुकाबले इस बार की जीत भाजपा के लिए अहम है, क्योंकि पिछली बार राज्य में उसकी सरकार थी, लेकिन 2013 के विधानसभा चुनाव में वो हार गई थी। इस जीत को पार्टी वापसी के तौर पर देख रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ प्रधानमंत्री से मिलने गए केजरीवाल ने बाद में कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से सहयोग मांगा है। केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उनकी सारी बातें ध्यान से सुनी। उन्होंने पीएम मोदी के सामने आम आदमी पार्टी के विधायकों की गिरफ्तारी और एंटी करप्शन ब्यूरो के कामकाज का मुद्दा उठाया। केजरीवाल ने उनसे कहा कि अगर केंद्र का सहयोग मिले तो वे 2 साल में दिल्ली को चमका देंगे। उन्होंने ACB का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जून से पहले एंटी करप्शन ब्यूरो ठीक काम कर रहा था, लेकिन इस पर नियंत्रण को लेकर घमासान मचने के बाद कामकाज प्रभावित हुआ है। गौरतलब है कि केजरीवाल ने जून में पीएम से मिलने का समय मांगा था, लेकिन तब उनको समय नहीं मिल पाया था। फिर प्रधानमंत्री ने उनको 16 अगस्त को जन्मदिन की बधाई देने के लिए फोन किया तो केजरीवाल ने उनसे मिलने का समय मांगा, जिसके बाद ये मुलाकात हुई। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। भारत और पाकिस्तान का मतलब इतिहास की ग्रंथियां हैं। पाकिस्तान की बुनियाद धर्म है और वे अपने राज धर्म इस्लाम के एजेंडे के अनुसार भारत के प्रति रीति नीति बनाए हुए हैं। दिक्कत यह है कि भारत उस दृष्टि को समझते हुए कुछ कर नहीं सकता। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। पूर्व
विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने बहुत पते की बात कही। उन्होंने कहा कि भारत का जो भी प्रधानमंत्री बनता है उसमें विश्व नेता बनने और नोबेल पुरस्कार हासिल करने की ऐसी लालसा जगती है कि वह कई जमीनी हकीकतों को नजरअंदाज करने लगता है। पाकिस्तान के प्रति भारत की विदेश नीति के संदर्भ में यह बात ज्यादा सटीक बैठती है। भारत का हर प्रधानमंत्री पाकिस्तान के साथ संबंध सुधार की कोशिश करता है। यह कोशिश जरूरी भी है क्योंकि वह हमारा पड़ोसी है, लेकिन यह कोशिश ठोस जमीनी सच्चाइयों पर आधारित होनी चाहिए, न कि विश्व नेता बनने की ख्वाहिशों पर। पाकिस्तान का आधार भारत विरोध है। जब तक इस सच्चाई को स्वीकार नहीं किया जाएगा तब तक उसके प्रति पुरानी मृग मरीचिका वाली राजनीति होती रहेगी। दोनों देशों के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता से पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को शिमला समझौते की याद दिलाई और कहा कि इस समझौते की भावना के मुताबिक दोनों देशों को ही सारे मामले सुलझाने हैं, उसमें कोई तीसरा पक्ष नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान की असली ग्रंथि तो यही समझौता है। वह इसी समझौते की वजह से कुंठा में है। भारत ने उसे हराकर यह समझौता किया था। वह अपनी हार को और अपने देश के बंटवारे को भूला नहीं है। जिस तरह चीन के साथ भारत के संबंधों में 1962 की लड़ाई की यादें सबसे बड़ी बाधा है, उसी तरह भारत और पाकिस्तान के संबंधों में 1971 की लड़ाई की यादें हैं। पाकिस्तान उसका बदला लेने की कूटनीति कर रहा है। वह आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहा है। कश्मीर और पंजाब से लेकर देश के दूसरे हिस्सों में भी वह अलगाववादी ताकतों को उकसा रहा है। वह भारत को कई हिस्सों में बांटकर लहूलुहान करने की बात करता है। वह घास खाकर 1000 साल तक भारत से लड़ने की मानसिकता में जी रहा है। ऐसे में उसके साथ कोई भी सार्थक बातचीत कैसे संभव हो सकती है? अगर पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार इस लाइन से हटना चाहती है तो सेना, खुफिया एजेंसी और आतंकवादी संगठन ऐसी सरकार को हटाने के लिए बैठे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अपने देश के पश्चिमी हिस्से में आतंकवादियों को खत्म करने का बड़ा अभियान छेड़ सकते हैं। इस पर उनका विरोध नहीं होगा, लेकिन अगर वे भारत के साथ वार्ता शुरू करना चाहते हैं और द्विपक्षीय संबंध विकसित करने की कोशिश करते हैं तो उनका विरोध शुरू हो जाएगा। उन्होंने रूस के उफा में बातचीत पर सहमति जता दी थी, लेकिन वहां से लौटते ही उनके देश में इसका जैसा विरोध हुआ उसे देखते हुए शरीफ ने चुप्पी साध ली। उसके बाद भारत विरोधी ताकतों ने कमान संभाल ली। उन्होंने पाकिस्तान फौज से सीमा पर हमले कराए। आधिकारिक आंकड़े के मुताबिक उफा समझौते के बाद पिछले हफ्ते तक सीमा पर 70 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ। सीमा पर कई भारतीय नागरिक मारे गए। पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने पंजाब के गुरदासपुर और जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हमला किया। जब ये उपाय कारगर नहीं साबित हुए तो उन्होंने अलगाववादी नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित कर दिया। साथ ही उफा समझौते से मुकरते हुए कहा कि कश्मीर पर बातचीत करनी होगी। पाकिस्तान को ऐसे या किसी और बहाने से वार्ता तोड़नी थी। लेकिन अफसोस की बात ये है कि भारत के हुक्मरान इस भुलावे में रहे कि पाकिस्तान कश्मीर की बात छोड़कर आतंकवाद पर चर्चा करेगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद भारत पाक की ताजा चकचक पर चर्चा करेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके एनएसए सरताज अजीज अपनी घरेलू राजनीति में दूध के जले हैं। सेना ने नवाज को एक दफा देश निकाला दिया हुआ है, इसलिए वे कश्मीर का राग नहीं छोड़ सकते। तब भारत क्यों नहीं रिश्तों की उम्मीद पूरी तरह छोड़ देता है? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार शुभव्रत भट्टाचार्य है। सुबो जी, भारत पाकिस्तान के बीच में जो बातचीत होनी थी उसका जो हश्र हुआ है, उस हश्र के साथ में नीतिगत क्या नजरिया दोनों पक्षों का साफ जाहिर हुआ है। उफा से उफ तक। हाँ। उफा में दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में जो समझौता हुआ था और जो कि हमारे दो विदेश सचिवों ने मिलकर एक साथ लिखा था, बहुत बड़ी बात थी ये। वहाँ एक ही सेंटेंस था कि हमारे दो एनएसए मिलेंगे 3 बार, पहली बार नई दिल्ली में, जिसमें वो टेररिज्म पर चर्चा करेंगे। फुल स्टॉप था। अब हर मीटिंग एक एजेंडा पे होती है। एजेंडा इस मीटिंग का था टेररिज्म, और शायद पाकिस्तान को ये बात पसंद न थी, तभी वो लोग बाहर की चीजें लाना शुरू कर दिए। मैं समझता हूं कि अगर बातचीत होती अच्छा होता, परंतु अगर बात करना ना चाहे कोई बगले झाके उससे पहले,
फिर बातचीत कैसे हो सकती है? नहीं तो उस नाते भारत ने भी अब दो टूक तौर पे कह दिया है कि आतंकवाद पे बात होगी, लेकिन ये हुर्रियत या कश्मीर के मामले में किसी के पक्ष को बुला टेररिज्म के विषय में अकेला नहीं है जी। अभी जो प्रधानमंत्री खाड़ी देशों में गए थे, अमीरात जो गए थे जी। अमीरात के देश भी पाकिस्तान की टेररिज्म से परेशान हैं, तभी उन्होंने जो संयुक्त समझौता हुआ, जो स्टेटमेंट निकला, उसमें टेररिज्म का पहली बार जिक्र आया। अमेरिका भी बहुत खुश नहीं है। अभी जो चीज़ यहाँ पर मीडिया में नहीं आ रही है वो ये बात है कि एक पाकिस्तान का जो रीढ़ की हड्डी है वो है जो पैसे उसको मिल रहे हैं अमेरिका से पैसा फंड जो आता पैसा है उसका है कोalition सपोर्ट फंड CSF। वो अगले महीने US कांग्रेस ने पास करना है। तो अमेरिकन सरकार जब तक वहां पर यह ना कहे कि ये लोग टेररिज्म को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं तब तक वो फंड नहीं पास होगा। अगर वो फंड रुक गया तो रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। नहीं तो उस नाते भारत को इसका फायदा उठा के अमेरिका पर, चीन पर दबाव कि भाई ये आतंकवाद के मामले पर भी अगर बात नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। मोदी सरकार ने कई नए पहल उठाए हैं। अब एक हॉटलाइन खुल गई है ओबामा और मोदी के बीच में, वाशिंगटन और दिल्ली में सीधी एक लाइन बनी है डायरेक्ट। वाशिंगटन के प्रेसिडेंट्स के ऑफिस से सिर्फ 4 हॉटलाइनें हैं। एक है लंदन को, एक है मॉस्को को, एक है बीजिंग को, और अभी चौथी खोली गई है नई दिल्ली के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे प्रधानमंत्री जब चाहें हॉटलाइन पे बिना किसी रोक टोक के प्रेसिडेंट से बात कर सकते। ये एक बुनियादी बात है कि जब अमेरिका की ऐसी चिंता है, तमाम बातें हैं, तब हुर्रियत का बीच में पेच लाकर इस बातचीत को पटरी से उतारना, ये क्या कि मतलब फिर यही माना जाए कि पाकिस्तानी सेना और वही निर्णायक है, वो चाहे जो मनमानी करेंगे। क्योंकि ये मीटिंग जो हो रही थी ये उफा के बाद की मीटिंग थी जी। अब उफा में जो एक लाइन का सेंटेंस निकला था उसमें टेररिज्म के अलावा अब मीटिंग एजेंडा पे होती है। हाँ, अब मीटिंग शुरू हो सकती थी, टेररिज्म पर बातचीत होती। उस टाइम पे जो वहाँ के NSA हैं वो कह सकते थे कि इसके अलावा मेरे पास 3 मुद्दे और भी हैं। अब उनका इरादा जो है वो नेक नहीं था, पाक नहीं था। पाकिस्तानी इरादा पाक ना नजर आया क्योंकि उन्होंने पहले ही यहाँ पर हुर्रियत के लोग बुला लिए, माहौल को खराब करने की कोशिश की। अब जैसे कि नहीं तो उस नाते अब मोदी सरकार ने दो टूक शब्दों में जिस तरह की सुषमा स्वराज ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बातें कही कि भाई हम आतंकवाद या कंपोजिट डायलॉग भी होगा तो उसके अंदर ये शिमला समझौते के अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे, ये इधर उधर की बातों में नहीं जाएंगे। कुछ ज्यादा बढ़ा दिया। हाँ, अच्छी बात है, परंतु शिमला तक वापस जाने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ उफा तक कर रहे हैं। हाँ। उफा में हमारी बातचीत बिल्कुल साफ साफ हुई थी। वहां पर जो एजेंडा तय हुआ था उस पर बातचीत होनी चाहिए थी। देखिए, कश्मीर का मसला है, कश्मीर वो तो रहेगा जी, क्योंकि हमारी जो पोजीशन वो रहेगी, पाकिस्तान की पोजीशन वो रहेगी। और असली जो है, जो कश्मीरी हैं, जो कश्मीर के निवासी हैं, जिनका अपना कश्मीर है, वो अपने पोजीशन में अड़के रहेंगे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं। नहीं, ये जो है तो ये बुनियादी मुद्दा ये है कि हुर्रियत नहीं, बुनियादी सवाल ये है कि पाकिस्तान के प्रति अब आगे कैसे चला जाए। हिंदुस्तान का कदम बिल्कुल सही है और वैसे हालांकि अमेरिका ने खेद प्रकट किया है कि ये बातचीत होनी चाहिए थी। बातचीत हो सकती थी सिर्फ टेररिज्म मुद्दे पर। अमेरिका को भी समझना चाहिए और बाकी देशों को भी समझ, जैसे अमीरात ने समझ लिया है कि हमें भारत के साथ खड़े होकर टेररिज्म को लड़ना है, नहीं तो 9/11 जैसी चीजें होती रहेंगी। नहीं तो अब मेरा फिर ये कहना है कि भारत सरकार, अब मोदी सरकार अब आगे क्या करे। आगे जो है अपना पोजीशन जो है इंटरनेशनल करे, इस चीज को इंटरनेशनल फोरम पर ले जाए। जिस तरह से इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश के मुद्दे को दुनिया को जाकर समझाया था, मैं समझता हूं कि सुषमा स्वराज और मोदी और उनके साथ उनको और भी पार्टियों को जो भी है वो पाकिस्तान के टेररिज्म वाले मामले पे समझाने इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री डेलीगेशन भेजनी चाहिए हर बड़े बड़े और पाकिस्तान की टेररिज्म वाली मंशे के ऊपर उसको हमारी जो पोजीशन है, जिस तरह इंदिरा जी ने 1971 में दुनिया को अपने साथ किया था, हमें भी अपनी पोजीशन, क्योंकि दुनिया हमारी पोजीशन ना मान के नहीं रह सकती। जी सुबोध जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@twitter पर जाहिर करें। सो कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।